आज की इस वीडियो में हम जानेंगे काइजन कॉस्टिंग क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में काइजन कॉस्टिंग क्यों इस्तेमाल किया जाता है और काइजन कॉस्टिंग को कैसे अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले अगर काइजन कॉस्टिंग की बात की जाए तो काइजन एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, मतलब मुसलसल बेहतरी। और काइजन कॉस्टिंग एक कॉस्ट रिडक्शन सिस्टम है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन की एक्स्ट्रा कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो इस तरह से काइजन कॉस्टिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज की कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है। अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज जो प्रोडक्ट की वैल्यू में इजाफा नहीं करती, उन एक्टिविटीज की कॉस्ट को कंट्रोल करने को हम कहते हैं काइजन कॉस्टिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक काम बार बार हो रहा है तो उसकी कोई प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड नहीं होगी या उसकी एक्टिविटी का कोई फायदा नहीं है, तो वो उस तरह की एक्टिविटीज को एलिमिनेट कर दिया जाएगा जो बार बार जिन पर कॉस्ट लग रही है लेकिन वो वैल्यू में इजाफा नहीं कर रही। अब अगर बात की जाए कि काइजन कॉस्टिंग को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों इस्तेमाल करती है, तो कंपनीज अपने बिजनेस की डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट को, मुख्तलिफ कॉस्ट की इकसाम को मैनेज करने के लिए काइजन कॉस्टिंग सिस्टम को यूज करते हैं। अब इन डिफरेंट टाइप्स में कौन कौन सी कॉस्ट आ जाती हैं, डिफरेंट कंपनीज में जो कॉस्ट लगती हैं, एचआर की कॉस्ट, अकाउंटिंग की कॉस्ट, एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स की कॉस्ट, अकाउंटिंग पे जो कॉस्ट लगती है, अगर कोई प्रोडक्ट वेस्ट हो रहा है उसकी कॉस्ट, जो टाइम वेस्ट हो रहा है प्रोडक्ट बनाने में, प्रोडक्ट के वेस्ट पर या प्रोडक्ट की रीवर्किंग पर जो टाइम लग रहा है उसकी कॉस्ट, और तमाम प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट, मतलब डिफरेंट टाइप्स की कॉस्ट इसमें आ जाती हैं। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन क्यों काइजन कॉस्टिंग सिस्टम का यूज करती है, ताकि इंप्रूव कर सके वो अपनी ओवरऑल एफिशिएंसी को। और ओवरऑल एफिशिएंसी को कैसे इंप्रूव कर सकती है कि जब वो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज को एलिमिनेट कर देगी, निकाल देगी, तो अल्टीमेटली कॉस्ट सेविंग हो जाएगी और रिसोर्स भी सेव हो जाएंगे। तो जब रिसोर्स सेव होंगे तो वो रिसोर्स बेहतर तरीके से इस्तेमाल किए जा सकेंगे। जैसे लेट सपोज एक कंपनी है XYZ कंपनी, उस कंपनी में जब एक प्रोडक्ट बनती है तो उससे रिलेटेड रॉ मटेरियल की परचेजिंग होती है, जैसे नॉर्मली कंपनीज में होती है। तो रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट की एक एक्टिविटी है, लेकिन अब इस प्रोक्योरमेंट में क्या किया जाता है कि एक ऐसा एम्प्लॉय है जो इसको जैसे ये 25% होता है तो उसको 25% पे री ऑर्डर करती है। तो ये मतलब 25% जो रॉ मटेरियल के लिए हो गया, ये री ऑर्डर लेवल है कि जैसे ही रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री 25% पर आती है, मतलब 100% से वो कम होते होते यूटिलाइज होते होते जब 25% पे आती है, तो फिर वो बंदा जो है वो री ऑर्डर करता है अपने सप्लायर को। तो अब ये जो बंदा मैन्युअली ये एक्टिविटी कर रहा है तो इस एक्टिविटी पर कॉस्ट और टाइम भी वेस्ट हो रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन इस एक्टिविटी को ऑटोमेट कर ले कि अपने सिस्टम में ऐसा सिस्टम इंजेक्ट कर ले कि जिसके थ्रू जैसे रॉ मटेरियल 25% हो तो सप्लायर को एक प्रोक्योरमेंट नोटिस चला जाए या प्रोक्योरमेंट ऑर्डर चला जाए जिसके थ्रू वो इजीली परचेजिंग कर सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि काइजन कॉस्टिंग सिस्टम की जो बेस्ट एग्जांपल है कि ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोसेसेस हैं उनको रोबोटिक प्रोसेसेस कर दे ताकि टाइम और कॉस्ट सेव हो सके, तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन अपनी एफिशिएंसी को एनहेंस कर सकती है। तो ऐसे जो रोबोटिक प्रोसेस के एग्जांपल है, ये बहुत रेलिवेंट एग्जांपल है काइजन कॉस्टिंग के केस में, क्योंकि ये अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज को रिमूव करता है, अननेसेसरी एक्टिविटीज को रिमूव करके कॉस्ट और टाइम को मैनेज या कंट्रोल करता है। अब ऐसे ही अगर टाइप्स ऑफ काइजन कॉस्टिंग की बात की जाए तो यहाँ पर दो तरह की काइजन कॉस्टिंग है, एक एसेट स्पेसिफिक काइजन कॉस्टिंग और एक प्रोडक्ट स्पेसिफिक काइजन कॉस्टिंग। अब जो एसेट स्पेसिफिक काइजन कॉस्टिंग है इसको हम ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक काइजन कॉस्टिंग भी कहते हैं। काइजन कॉस्टिंग की इस टाइप में ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी बिजनेस की नेसेसिटीज पर, बिजनेस की जरूरियात पर, उनकी रिक्वायरमेंट पर फोकस करती है। मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन फोकस करती है अपने बिजनेस यूनिट पर कि बिजनेस यूनिट की क्या रिक्वायरमेंट है, उसमें क्या एसेट्स चाहिए, किन एसेट्स के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन बेहतर तरीके से काम कर सकती है। और बिजनेस यूनिट वो जगह होती है जहां पे कंपनी का बिजनेस ऑपरेट हो रहा होता है, कंपनी का बिजनेस चल रहा होता है। तो इस एसेट स्पेसिफिक में एसेट से रिलेटेड एक्टिविटीज को देखेंगे कि किस टाइम में कौन सा एसेट रिक्वायर है कि उसको खरीदा जाए और कौन सा एसेट रिक्वायर है कि उसको बेचा जाए। मतलब यहां पे ऑर्गेनाइजेशन ज्यादातर फिक्स एसेट्स में डील करती है, और फिक्स एसेट मतलब कोई मशीनरी, कोई व्हीकल एटसेट्रा जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा की हो। इसी तरह अगर प्रोडक्ट स्पेसिफिक
काइजन कॉस्टिंग की बात की जाए तो या तो ये किसी प्रोडक्ट स्पेसिफिक या किसी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक एक्टिविटी से रिलेट करती है जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट या प्रोसेस में वैल्यू को ऐड करते हैं। मतलब यहाँ पे उन एक्टिविटीज को फोकस किया जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू में इजाफा करती हैं। ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट या उसके प्रोसेस में इजाफा करती हैं, उन एक्टिविटीज पर फोकस किया जाता है। जिस तरह यहाँ पर हमने देखा था कि ये जो रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट है ये वैल्यू में कोई एडिशन नहीं करी बल्कि इससे टाइम और कॉस्ट वेस्ट हो रहा है, तो हमने इस एक्टिविटी को रिमूव कर दिया। तो ये जो हमने एग्जाम्पल देखी ये हमने प्योर प्रोडक्ट स्पेसिफिक एग्जांपल देखी या प्रोसेस स्पेसिफिक एग्जांपल देखी। तो यहाँ पे एसेट स्पेसिफिक से रिलेटेड हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं कि लेट सपोज ऑर्गेनाइजेशन का एक एसेट है, एक मशीनरी है जो कि खराब हुई हुई है, जिसका यूज नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी कि उस मशीनरी को सेल कर देगी और उसकी जगह नई मशीनरी को परचेज कर लेगी। तो अगर उस मशीनरी की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है या कोई टाइम वेस्ट हो रहा है, प्रोडक्शन रुकी हुई है, तो वो प्रोडक्शन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। तो मतलब एसेट से रिलेटेड तमाम एक्टिविटीज को एसेट स्पेसिफिक काइजन कॉस्टिंग में डील किया जाएगा। अब काइजन कॉस्टिंग में ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू काइजन कॉस्टिंग परफॉर्म की जाती है, जिसमें 5S शामिल हैं, जिनमें पहला जो S है वो है सीरीज, जिसको हम ये जापानीज वर्ड है जिसे इंग्लिश की अगर उसकी ट्रांसलेट किया जाए तो उसका मतलब है सॉर्ट। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि अपने जो आइटम्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस को चलाने के लिए जो आइटम्स हैं उनको कैटेगराइज कर लेती है उनकी नीड्स के मुताबिक कि कौन से आइटम्स ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत है और कौन से नहीं जरूरत। उसमें से फिर जो अननेसेसरी आइटम्स होते हैं उनको एलिमिनेट कर देते हैं। जिस तरह यहाँ पे हमने मशीनरी की बात की, या फिर यहाँ पे हम जिस तरह अगर प्रोसेस की बात करें तो हमने प्रोक्योरमेंट प्रोसेस की बात की, तो इस तरह के एक्टिविटीज को या इस तरह के आइटम्स को रिमूव कर देती है। और अगर आइटम हो कोई स्पेसिफिक, जिस तरह से हमने मशीनरी की बात की, तो अगर वो इसको किस तरह से एलिमिनेट करेगी कि या तो वो उसको स्क्रैप कर देगी या तो फिर वो अपने स्टाफ को, जो ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ है, उसको दे देगी या स्टाफ को सेल कर देगी। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप, जिसमें सबसे पहले सॉर्टिंग करनी है नेसेसरी और अननेसेसरी चीजों की। सेकंड जो स्टेप है, जो सेकंड एस है, वो है सीटन, जिसको इंग्लिश में अगर प्रोनाउंस किया जाए या इंग्लिश में उसकी ट्रांसलेशन की जाए तो उसका मतलब है स्ट्रेटन। मतलब अब जो आइटम्स फर्स्ट स्टेप में रिकॉग्नाइज किए हैं, कैटेगराइज किए हैं, अब उनको स्ट्रेटन करना है, अब उनको ऑर्गेनाइज करना है एक मैनर में। तो इसके लिए क्या करेंगे कि नेसेसरी जो आइटम्स हैं उनको उनके ऑर्डर के मुताबिक अरेंज कर दिया जाएगा। जिस तरह लेट सपोज के वेयर हाउस में रखने हैं कुछ रॉ मटेरियल, वेयर हाउस में रखना है, तो उस रॉ मटेरियल को उस वेयर हाउस में अरेंज करके रखा जाएगा ताकि जो प्रोडक्शन है, जो ऑपरेशंस हैं, उनको मैनेज किया जा सके। और जब चीजें मैनेज हो जाएंगी तो उनकी अवेलेबिलिटी और विजिबिलिटी ज्यादा बेहतर हो जाएगी कि चीजें जल्दी मिल जाएंगी, जिस टाइम जरूरत होगी उस टाइम मिल जाएंगी और इजीली उन चीजों को ट्रेस किया जा सकेगा। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन की जो टाइम है वो ऑर्गेनाइजेशन का टाइम सेव हो जाएगा। अब अगर थर्ड एस की बात की जाए तो थर्ड एस है जापानीज में सीसो, जिसका मतलब है शाइन। और इसका क्या मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस में ऐसा माहौल जो क्लीन हो वो प्रोवाइड करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज को, ताकि एम्प्लॉयज को एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट मिले जिसके थ्रू वो अपनी जो एक्टिविटीज हैं उनको बेहतर तरीके से सरंजाम दे सकें। उसके बाद जो फोर्थ एस है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट या काइजन कॉस्टिंग का, वो है स्केट्सू। स्केट्सू को इंग्लिश में स्टैंडर्डाइज कहा जाता है, मतलब कि चीजों को मेंटेन करके रखना, उनका एक स्टैंडर्ड को, अब इस स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखना ताकि उन चीजों की जो यूजेबिलिटी है और जो उनकी प्लेसमेंट है वो बेहतर हो। जो चीजें यहाँ पे हमने देखी थी कि ऑर्गेनाइज किया था उनको एक ऑर्डर में, अब उसको मेंटेन भी करके रखना है ताकि जब उन चीजों को इस्तेमाल करना हो या उनकी कोई प्लेसमेंट करनी हो तो जो एम्प्लॉयज हैं उनका टाइम वेस्ट ना हो और ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट भी ना लगे, क्योंकि जितने जो लेबर है उसका टाइम लगेगा उसके मुताबिक उनको उतनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सिस्टम को स्टैंडर्डाइज किया जाता है, जो फोर्थ एस है उसमें। और जो लास्ट फिफ्थ एस है वो है शिट्सूक, जिसमें इस स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना है, जिसमें काइजन कॉस्टिंग से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज हैं उनको एजुकेट करना है और कम्युनिकेट करना है चेंज को। जैसे कि हमने ऊपर बात की थी कि रॉ मटेरियल का जो प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है वो अगर ऑटोमेट किया है तो उसके बारे में तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं जो कंसर्न है उनको एजुकेट किया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि अब ये सिस्टम चेंज हो गया है।
उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस ने, कंपनी ने जितने भी स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं उन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखना है, और मेंटेन किस तरह के, उन स्टैंडर्ड्स को इंप्लीमेंट किया जाएगा ताकि वो मेंटेन रह सकें। जिस तरह हमने यहां पर बात की मटेरियल की प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड, तो यहाँ पे इसको बार बार इंप्लीमेंट करेंगे तो ये स्टैंडर्ड जो है ये मेंटेन रहेगा। तो लास्ट स्टेप में ये बताया जाता है कि जो भी स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं उन स्टैंडर्ड्स को सस्टेन करना है ताकि काइजन कॉस्टिंग सिस्टम चल सके। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने देखा कि काइजन कॉस्टिंग सिस्टम क्या है, काइजन कॉस्टिंग सिस्टम क्यों इस्तेमाल किया जाता है और काइजन कॉस्टिंग सिस्टम को किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है। उसके लिए हमने 5S को डिस्कस किया।